तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की उन्नतशील किस्में एवं रोपाई तकनीक, सिंघाड़े की उन्नतशील किस्में एवं पौध रोपाई पर जानकारी। सुगंधित धान की खेती हमारे प्रदेश बिहार झारखंड में बहुत से किसान भाई करते हैं और फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आपको अपने स्थान की जलवायु और परिस्थिति के अनुसार धान की किस्मों का चयन करना होगा, तभी आप इस फसल से उत्पादन ले सकते हैं। तो धान की कौन कौन सी प्रजातियां हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं ARI जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विमल कुमार। बहुत से किसान होंगे जो सुगंधित धान की खेती करना चाहते होंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि सुगंधित धान से मूल्य ज़्यादा मिलता है। सुगंधित धान के दो पहलू हैं, इस पर विशेष रूप से किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। एक है सुगंधित धान जो छोटे दाने का होता है, जिसमें खीर या चूड़ा के रूप में इस्तेमाल होते हैं, और एक है बासमती ग्रुप जो लंबा धान होता है और सुगंधित होता है। इसका डिमांड ज़्यादा है, लेकिन छोटे धान जो छोटा दाना है उसका भी डिमांड कम नहीं है, क्योंकि ये पुरानी वैरायटी जितनी भी है हमारे पास वो सब छोटी धान की है, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं चंपारण का जो वैरायटी है वह जो है श्याम जीरा, या बक्सर ज़िले की या शाहाबाद जो पुराना क्षेत्र है उसके लिए जो है सोनाचूर है, भागलपुर क्षेत्र के लिए कतरनी है जो बहुत अच्छी वैरायटी है। ऐसे भी सीतामढ़ी क्षेत्र के लिए भी श्याम जीरा है। ये सब छोटे दाने वाले धान हैं, लेकिन काफ़ी सुगंधित है, इसमें सुगंध की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इसकी खेती कर किसान भाई काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। अब आइए बासमती ग्रुप में। बासमती ग्रुप में जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई है सबौर सुरभि, पूसा बासमती है, पूसा सुगंधित है, इस तरह की बहुत सी वैरायटी है जिससे कि आप बहुत अच्छा किसान भाई खेती कर सकते हैं। सुगंधित धान में पहले तो साधारणतः खेत की बनावट अच्छी होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी धान की खेती हुई है वहाँ पर धान की खेती आप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ज़रूरत होती है खाद की मात्रा। खाद की मात्रा सामान्य है धान की खेती के लिए, जैसा कि आप जानते हैं 80-40-20, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा 80, 40 स्फूर की मात्रा और पोटाश की मात्रा 20 होती है। ऐसे में किसान भाई आधी नाइट्रोजन की मात्रा और पूरे पोटाश की और फॉस्फेट की मात्रा एक साथ खेत में डाल के अंतिम जुताई के समय खेती कर दें। उसके बाद पहला उपरिवेशन 25 से 30 दिनों के बाद अंतराल पर देना चाहिए, जिस समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो बचा हुआ है वो दे देना चाहिए। रोपण से पूर्व पौध निकालने से पहले नर्सरी में एक सिंचाई अवश्य कर दें, जिससे पौधे आसानी से निकल जाएंगे।
तथा रोपाई से पूर्व पौधों की जड़ों को पानी से धो लें तथा 300 से 400 ग्राम पीएसबी कल्चर के घोल में 10 मिनट तक उपचारित करें। इसके उपरांत खेत की मचाई के दूसरे दिन रोपाई कर दें। हाथ से रोपाई करते समय एक स्थान पर 2 से 3 पौधों की रोपाई करते हैं। इसमें कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। यदि रोपाई पैडी प्लांटर द्वारा की जाए तो इसमें कतारों व पौधों की दूरी व्यवस्थित कर लेते हैं। जल प्रबंधन में विशेष रूप में बरसात में भी इस तरह की परेशानी होती है। कीड़ा वगैरह से बचने के लिए हमेशा फसल की सुरक्षा करें। चूँकि सुगंधित धान है, इसमें कीड़े लगने की संभावना ज़्यादा है। हमारे जिन किसान भाइयों ने सिंघाड़े की नर्सरी में से लगाई हुई होगी वो अभी रोपाई योग्य तैयार हो गई होगी और बहुत से कृषक तो इसकी रोपाई का कार्य भी करने लगे होंगे। हमारे बीच एक प्रगतिशील कृषक विलास तिजारे जी मौजूद हैं जो कि सिंघाड़े की खेती करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। सिंघाड़े की खेती और धान की खेती में लगभग जो एक ऑपरेशनल समानता है, जो काम करना होता है, इसमें जो वैरायटीज़ लगाते हैं वो एक लाल गुलरा है, ये भारी किस्म का होता है, एक हरीरा है जो कुछ उससे कम उम्र का है। धान के खेतों में सिंघाड़ा लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो हरीरा और लाल गुलरा, ये 2 किस्म जो हैं ये सबसे आदर्श किस्म है। इसमें कांटा भी नहीं होता है, तो पैदल चल के ही बनिहार इसकी तोड़ाई कर सकते हैं, इसकी लगाई कर सकते हैं। और इसमें एकड़ पीछे 2 बैग सुपर फास्फेट, 20 किलो प्रति एकड़ यूरिया और 15 किलो पोटास, ये इसमें रासायनिक खाद का एक जो डोज लगता है वो है। तो गोबर की खाद तो इसमें अपन जितनी डाल सकें अच्छी बात है, उतना ही लाभ होता है गोबर की खाद का। और इसमें और ऐसे ही जैसे धान का कीचड़ मचाते हैं वैसे ही इसका कीचड़ मचाया जाएगा। अभी एक लगभग ये कीचड़ मचाने के बाद, खाद डालने के बाद लगभग इसमें 1 फीट पानी का जल स्तर कर देना होता है। और इसके बाद में एकड़ पीछे 1000 गुरांजी, 3 बेल की एक गुरांजी, ये जो बेल होती है इसको लगाया जाता है। ये देखना एक होता है कि कीट प्रकोप तो नहीं है, लगाने के वक्त भी इसको ट्रीटमेंट कर लें। जैसे मोनोक्रोटोफास है, क्लोरोपायरीफास, साइफरमेथ्रिन, इन दवाओं का घोल बना करके लगभग ये समझ लीजिए आपकी 50 लीटर पानी में 100 ml हमने दवा डाल दी और उसमें एक 10 मिनट डुबा के रख दिया बेल को और उसको लगा दिया। पौधे प्लांट से प्लांट 1-1 मीटर पे लगा दिया जाता है। बेल लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ कचरा होने की संभावना है तो वहाँ जुताई करने के बाद में जो बेल लगा रहे हैं उसकी संख्या अधिक रखनी चाहिए। अगर 1000 गुरांजी लग रही है 1 एकड़ में तो बेहतर ये होगा कि 1500 लगा दें। तो होता यह है कि दूसरा कचरा उगने या पनपने के पहले बेल घनी हो जाती है तो उसके बाद फिर कचरा नहीं हो पाता। और अगर हमने पतला लगाया और एक बार कचरा अगर पनप गया तो फिर वो बेल को ख़त्म कर देता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद 10-10 दिन में ये देखते रहें कि इस पर कीट प्रकोप तो नहीं है। अगर है तो इसके ऊपर कीटनाशक दवा लगभग 15 लीटर पानी में 60 ml दवा जो है ये प्रभावकारी होती है। और 10-10 दिन में अगर हम छिड़काव करते रहें तो फसल को आखिरी तक निरोग बनाए रखने में हम सक्षम होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सिंघाड़ा घना नहीं होता है इसका पत्ता, तब तक निंदाई जरूरी है। ये देख ले कि अगर दूसरी कोई जली वनस्पतियां हो रही हैं तो उनको निकाल देना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि सितंबर के मध्य में उसमें फ्लावरिंग चालू हो जाती है। और विशेष हमको अगस्त और सितंबर 2 ही माह होते हैं कि जिनमें हमारे को हर 10 दिन के 10 दिन दवा कीट हो न हो डाल ही देना चाहिए। अगर ये हमने किया है तो मान लीजिए कि हम बिल्कुल एकड़ पीछे 40 से 45 क्विंटल उत्पादन ले लेंगे। और दिसंबर में इसकी फसल समाप्त होने के बाद में जो इसका पत्ता है सड़ गल करके यहीं बैठ जाता है, खाद में परिवर्तित हो जाता है। इसमें आप अगर 1-2 एकड़ में भी इस तरह से आप सिंघाड़े की खेती करना चालू कर देंगे तो एक आर्थिक आधार बनना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी ज़मीन सुधरना चालू हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप कुछ दिन में
हर साल कुछ प्लॉट बदल बदल के आप सिंघाड़े की खेती करते रहे तो कुछ दिनों में आपके पूरे खेत की जो मिट्टी की किस्म है वो उर्वरक हो जाएगी और आपको रासायनिक खाद की आवश्यकता उतनी नहीं। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को जाना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ केपी सिंह से। सिंघाड़े की उन्नत खेती किस प्रकार से की जाती है? किसान भाइयों, मुख्यतः अपन बात करते हैं कि अगर स्वस्थ पौधा अगर अपने पास में है तो स्वस्थ पौधे से अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नर्सरी अवस्था में जो पौधा होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और बहुत कोमल अवस्था में होता है। तो इस समय आपको विशेष रूप से उसके ऊपर ध्यान देने योग्य अवस्था होती है ये। तो आप सभी जानते हैं कि अभी जो मौसम है, इस मौसम में आपने नर्सरी लगा रखी होंगी। तो नर्सरी में जो अवस्था में जो पौधे हैं, अब आपको समय हो गया है कि आप उनको विस्तृत रूप से फैलाएं। पानी के अंदर जो आपका तालाब है उसके अंदर जैसे जैसे उनकी बेलें बढ़ती आ रही हैं वैसे वैसे उनको निकाल के आप पानी के अंदर डालें उसको, और हर 5 या 7 दिन के अंतराल पे खरपतवार बाहर निकाल दें। दूसरा, इसमें जब हमने देखा है कि जो आप तालाब में फसल लेते हैं तो उसमें काई की शिकायत मिलती है अपने को। तो काई के उपचार के लिए एक तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको बाहर निकाल लें काई को। दूसरा, जो चूना होता है, चूना का आप 5 किलो प्रति 10,000 लीटर के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो आप देख लीजिए आपका तालाब कितना बड़ा है और 5 किलो के हिसाब से आप 10,000 लीटर के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब आप अभी 15 से 20 दिन बाद, जिन किसान भाइयों की अभी नर्सरी में बहुत छोटी है अवस्था है, 15 से 20 दिन बाद वो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, पानी में ले जाएंगे उसको, उस समय आप ध्यान दें कि जो नर्सरी में से आपने पौधा निकाला है उसको अच्छी तरीके से उपचारित कर लें, ताकि कोई बीमारी उस पौधे के साथ में, अगर वो डंठल या नर्सरी से जो आप पौधा ले जा रहे हैं वो किसी संक्रमण युक्त है तो आपके लिए हानिकारक होगा मुख्य खेत में जाने के बाद में। तो उससे पहले ही उसको डायथेन M45 या बाविस्टीन से इससे आप उपचारित कर लें। 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में आप डाल लीजिए डायथेन M45 को या फिर बाविस्टीन को। उसके अंदर आपका जो भाग आपको उपयोग करना है उसको उसमें डुबो दीजिए। 10 मिनट डुबोने के बाद में, सुखाने के बाद में फिर आप उसको ट्रांसप्लांटिंग करें। इसके अलावा किसान भाइयों, ये भी देखा गया है कई जगह, जैसे आप सिंघाड़े का जो पौधा होता है नर्सरी जब लगाते हैं तो छाया करके रखते हैं आप। तो छाया की अवस्था में तो इसमें देखा गया है कि कई फफूंदीजनक रोग इसमें आते हैं। इसमें से मुख्य जो है, एक आपने देखा होगा सफेद सफेद पाउडर जम जाता है पूरी पत्ती के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं दही रोग, जिसको किसान भाई बोलते हैं देसी भाषा में। पूरा पाउडर जम जाता है पत्ती के ऊपर और इससे क्या होता है कि जो पौधे की बढ़वार है पूर्ण रूप से रुक जाती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है भोजन बनाने की, वो पूर्ण रूप से बाधित हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए आप डायथेन M45 का उपयोग कर सकते हैं। 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं आप। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ऑयस्टर मशरूम उत्पादन पर जानकारी, एक दिन में क्या होता है, विश्व पर छाया है आतंक का साया। शेयर बाजार ने क्या खोया क्या पाया, मैदान पर खिलाड़ी बहा रहे पसीना, सरहद पर खड़े हैं जवान ताने-सीना। उस गांव में नहीं बिजली का तार, राशन की दुकान पर लंबी कतार। रिश्वतखोर के यहाँ छापा, मंत्री ने खोया आपा। दर्दनाक हादसे में 16 मरे। इस महंगाई में करें तो क्या करें। तो जनाब, एक दिन में बहुत कुछ होता है और सब कुछ है खबरें दनादन में। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। 11 मई से अब नए समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
किसान भाइयों, अगर आप मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं तो इस समय ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करके आप कम लागत में अच्छी आय ले सकते हैं। लेकिन ऑयस्टर मशरूम उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक है क्या, ये जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रीति सिंह से। तो इस खुम्बी को उगाने के लिए इसकी विधि बहुत सरल है। इसके लिए आप जैसे 10 किलो भूसा ले लीजिए, एक 200 लीटर वाले ड्रम में इसको डाल दीजिए, उसमें आप 100 लीटर पानी डाल दीजिए। वो पानी डाल करके रात भर इसको भीगने दीजिए। इस पानी के साथ साथ इसमें 7.5 ग्राम बेविस्टिन, ये कि फफूंदनाशक दवा है, जिससे कि जो भूसे में फफूंद वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, और 125 मिलीलीटर फॉर्मेलिन लेते हैं और इसको पानी में डाल देते हैं। पानी में अच्छी तरह से घोल देते हैं और फिर इस घोल में भूसे को डुबोते हैं। इसके बाद इस ड्रम को, 200 लीटर वाले ड्रम को हम पॉलीथीन की थैली से अच्छे से बांध देते हैं, जिसके कारण से रात भर में जो हमारा भूसा है वो निर्जीवीकृत हो जाता है। दूसरे दिन हम इस भूसे के बोरी को निकाल लेते हैं और एक ढालू फर्श पर रख देते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद इस भूसे से पानी पूरी तरह से निथर जाता है। जब पानी निथर जाए तब हम इस भूसे को अपने हाथ में लेकर के लड्डू जैसा बनाएं, तो हम देखेंगे कि हमारी उंगलियों के कोरे से जरा सा भी पानी ना निकले, इतनी इसमें नमी रहनी चाहिए। उसके बाद इस भूसे में हम मशरूम का बीज, जिसे कि हम स्पान कहते हैं, इसका भार के हिसाब से 2 से 10% तक हम भूसे में हम इसका बीज मिलाते हैं, मशरूम का बीज मिलाते हैं, और बीज मिला करके फिर हम इसे पॉलीथीन की थैलियों में बंद कर देते हैं। यहाँ यह सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए कि थैली में जगह जगह हम सुई से, मोटी सुई से छेद कर दें, और नीचे का भाग जो है उसमें ज़्यादा बड़े बड़े छेद हों, जिससे यदि पानी संघनित हो गया हो, तो पानी इकट्ठा हो गया हो, तो वो पानी निथर जाए। इस प्रकार इस निवेशित भूसे को, अर्थात जिसमें भूसा जिसमें स्पान मिला हुआ है, इस बीज को हम पॉलीथीन की थैलियों में भर करके उसका मुंह बांध करके हम अंधेरे कमरे में रख देते हैं। लगभग 15 दिनों बाद इस भूसे का ढेर जो है वो सफ़ेद रंग की फफूंद की रचना से ढक जाता है, और इस समय हम इसको थैली को हम काट सकते हैं। और काट करके, जैसे कि गांव में मिट्टी के बर्तन जहाँ रखने के लिए जो छीका बनाते हैं, तो उसमें हम इस भूसे के ढेर को रख देते हैं, और उसके बाद इसको हम टांग देते हैं। टांगने से हमारा तात्पर्य यह है कि किसी भी तरीके से इसको हवा में लटकते रहना है। तो इससे मुख्य फ़ायदा ये रहता है कि भूसे के ढेर के नीचे की तरफ, वहाँ से भी मशरूम उसमें आसानी से उगाता है। इस समय जो है कमरे का तापमान जो है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वातावरण में नमी 80 से 90% तक होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कमरे में रेत बिछा सकते हैं या टाट लटका सकते हैं। टाट को पूरी तरह से गीला कर दें और समय समय पर कमरे में 3-4 बार छिड़काव करें पानी का, तो जिससे हवा में नमी बनी रहती है और मशरूम जो है वो अच्छे से लगने लगता है। तो जब हम थैली खोलते हैं उसके 3-4 दिन बाद से इस थैली के ऊपर, या जो भूसे की जो रचना है उसके ऊपर मशरूम जो है वो लगने लग जाते हैं। पहले छोटे छोटे पिन के आकार की आकृति बनती है, फिर ये धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर ये पूर्ण विकसित होकर एक फलनकाय रचना बनाते हैं, और जिसको कि हम खुम्बी कहते हैं। यह खुम्बी जो है ऑस्टर खुम्बी कहलाती है, और इसको घुमाने के लिए हम जो खुम्बी की संरचना है उसको हम घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में साथ साथ इस प्रकार से मोड़ते हैं, जिससे खुम्बी का जो निचला भाग है वो भूसे के ढेर से बाहर आ जाता है। इसको काट करके हम रख लेते हैं, और इस प्रकार हम एक भूसे के ढेर से लगभग 5 बार फसल प्राप्त करते हैं। पहली बार जो फसल मिलती है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में हमें मिल जाता है। यदि हम 1 किलो भूसा लेते हैं तो भार के अनुसार लगभग 700 से 800 ग्राम 1 किलो भूसे से हमको खुम्बी प्राप्त हो सकती है। फिर दूसरी बार जो है 8 से 10 दिन बाद जब खुम्बी परिपक्व हो जाती है तो उस समय पहली बार से कम उपज प्राप्त होती है। इस प्रकार हम 3-4 तोड़ाई आसानी से इसमें कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमें खुम्बी को हम उगाते हैं तो इसमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि जब भी हम खुम्बी का काम करते हैं तो हमारे हाथ पांव साफ होने चाहिए। खुम्बी घर में कभी भी जूते चप्पल पहन करके नहीं प्रवेश करना चाहिए।
क्योंकि खुम्बी की गंध मक्खियों को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जहाँ तक हो सके मक्खियाँ यदि अंदर प्रवेश न करें तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हमें कमरे में समय समय पर फॉर्मेलिन का छिड़काव करना चाहिए। तो 2% फॉर्मेलिन का घोल बना करके हम कमरे की दीवारों पे और बाकी अन्य जगहों के ऊपर हम फॉर्मेलिन का घोल का छिड़काव कर सकते हैं। समय समय पर इसके कमरे में पानी तो हमें छिड़काव करना ही है। यह छिड़काव वाला पानी भी स्वच्छ होना चाहिए। अब बात आती है कि इस जो हमने तोड़ी हुई खुम्बी है इसको हम किस प्रकार से रखें। तो चूँकि ऑस्टर खुम्बी की शेल्फ लाइफ अर्थात इसको हम आसानी से 8 से 10 दिन तक फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। इसके लिए हम पॉलीथीन की थैलियाँ लें, उनमें जगह जगह छेद कर दें, क्योंकि यह खुम्बी जीवित रहती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और यह थैली के अंदर वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस कारण से हम मशरूम को हम पॉलीथीन की थैलियों में भर करके और उसका मुंह बांध दें और बीच बीच में इसमें छेद रहे और इसको हम फ्रिज में 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं। इस प्रकार ये खुम्बी जो है खाने के लिए तैयार हो जाती है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काके रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पटना के द्वारा प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी मौजूद है। अतः किसान भाई ऊपरी जमीन में साफ मौसम को देखते हुए विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई जल्द से जल्द करें। साथ ही साथ धान एवं मड़ुआ के लिए बिचड़ा तैयार करने हेतु बीज को बीज स्थली में डालें। बीज स्थली को जमीन की सतह से थोड़ा ऊपर बनाएं तथा सब्जियों एवं पहले से लगाए गए अन्य फसलों में जल निकास का समुचित व्यवस्था करें। जो किसान भाई अपने खेत में धान की तैयारी कर चुके हैं वे विभिन्न फसलों जैसे धान, मकई, अरहर, उड़द, मूंगफली इत्यादि की बुवाई अनुशंसित विधि द्वारा करें। इसलिए धान की उपयुक्त किस्में इस प्रकार हैं। मक्का की अनुशंसित किस्में इस प्रकार हैं। अरहर की उन्नत किस्में इस प्रकार हैं। उड़द तथा मूंग की उन्नतशील किस्में इस प्रकार हैं। किसान भाई जलवायु एवं अपने क्षेत्र के अनुसार इन किस्मों का चयन कर बुआई का कार्य शीघ्र करें। मिट्टी में उपयुक्त नमी रहने पर किसान भाई अपने खेत की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करें तथा पाटा नहीं चलाएं। साथ ही साथ खेत के मेड़ों को दुरुस्त कर लें ताकि अधिक से अधिक वर्षा जल का जमाव खेतों में ही हो सके। विशेषकर ऊपरी खेतों को प्राथमिकता देते हुए जोतकर तैयार कर लें ताकि मानसूनी वर्षा शुरू होते ही विभिन्न फसलों की बुआई जल्द से जल्द सही समय पर की जा सके। धान के बिचड़ों को बीज स्थली में गिराने का काम करें। बीज गिराने से पहले 1.5 ग्राम बावस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उन्हें उपचारित करें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। तदुपरांत इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर सुबह अथवा शाम के वक्त छिड़काव करें। मिर्च की फसल में आवश्यकता अनुसार कम अंतराल पर सिंचाई करें। मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई करें तथा हरी खाद हेतु उसके पौधों को मिट्टी पलटाने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। पशुओं के प्रमुख रोग एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर एवं गलघोंटू से बचाव के लिए पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। जो किसान भाई इस वर्ष नए फलोद्यान लगाना चाहते हैं वे फल वृक्ष के अनुसार गड्ढे की खुदाई करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला जमुई के कृषक भीमली राम, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पालक की उन्नत किस्में एवं बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, पालक की खेती हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बड़े पैमाने पर होती है। किसान भाइयों, इस पालक में जो है खनिज, लवण, विटामिन्स, अन्य पोषक तत्व जो है बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए मुख्य बिंदु क्या आपको करने होंगे, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों क्या करना होगा, इसमें जो है आप खेत की जुताई करने के बाद जो है उसमें पाटा लगा के जो भी ढेले हों उनको खेत को समतल बना लें। समतल बनाने के साथ साथ जो है उसमें इस बात को ध्यान रखें कि उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी हो, तभी खेत में बुवाई करें। किसान भाइयों, इसकी बुवाई से पहले एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि उसमें कौन कौन सी प्रजातियां आप प्रयोग करनी है। किसान भाइयों, जहां तक पालक की उन्नत प्रजातियों की बात है, पूसा भारती है, आल ग्रीन है, पूसा ज्योति है, पूसा पालक है, पूसा हरित है, ये सब प्रजातियां जो है बहुत ही अच्छे पैमाने पर उपज देती हैं। इसमें आल ग्रीन बहुत अच्छी वैरायटी है जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। किसान भाइयों, अंगली बीज दर की बात करें, बीज दर में किसान भाइयों हम जो है 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रयोग करने के साथ साथ ये ध्यान रखते हैं कि किसान भाइयों कि बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने के लिए किसान भाइयों सबसे पहले जो है 2-2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज से बीज शोधन करने के बाद ही इसकी बुवाई करें। बुवाई से पहले किसान भाई एक और महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि खाद इसमें कितनी डाली जाए। खाद के रूप में किसान भाई बता दें आपको जो है लगभग 150 किलो नत्रजन, इसके साथ साथ जो है 80 किलोग्राम फास्फोरस, 80 किलोग्राम पोटास, इसके साथ साथ जो है 150 से 200 कुंटल सड़ी गोबर की खाद हम प्रयोग में लाते हैं। इसमें किसान भाइयों बता दें सड़ी गोबर की खाद जो है हम खेत की तैयारी करते समय प्रयोग में लाते हैं। साथ साथ जो है नत्रजन की 1/3 मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम जो है अंतिम जुताई के समय प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों जो हमारा नत्रजन बच जाता है उस नत्रजन को हम जो है 3 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग जब हमारी पहली कटाई होती है, पहली कटाई के समय लगभग 3-4 सप्ताह के बाद हम प्रयोग कर लेते हैं। इसी क्रम से जो है अगली कटाई में जो है एक भाग डाल देते हैं, लगभग 60-65 दिन के बाद एक भाग प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों अगली बात आती है कि इसमें जो है सिंचाई की व्यवस्था कैसी की जाए। किसान भाई सिंचाई की व्यवस्था के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे कि सिंचाई इसमें जो है पर्याप्त मात्रा में नमी रखनी पड़ती है। किसान भाइयों अगली बात आती है कि इसमें खरपतवार नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, दूसरे होते हैं सकरी पत्ती वाले खरपतवार। दोनों ही प्रकार के खरपतवार जो है हमारी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। ये दोनों ही तरीके खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, हम हल्की पुड़की जो है खुरपी की सहायता से निकाई गुड़ाई कर लें, उससे कि हमारी मिट्टी भुरभुरी बन जाएगी और जो है वायु संचार उसका ठीक ठाक हो जाएगा और वो आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है और हमारी फसल अच्छी क्वालिटी की हो जाती है। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सोयाबीन की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।